शुरुआत राजेश जी आप ही से करूंगा। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि हमारे दर्शक जानते हैं आप सभी से विज्ञ हैं। किसी को परिचय देने की आवश्यकता मैं नहीं सोचता कि ज्यादा होगी। तो जो मैंने कहा है, जो भूमिका में कि जो सवाल है राजेश जी बहुत सारे बार बार जो देश जानना चाहता है, और क्योंकि आज ये चौथा विभीषिका जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया है, अभी चल रहा है इस वक्त भी हम जब ये डिबेट कर रहे हैं, तो जो बहुत सारे सवाल हैं बंटवारे से जुड़े सवाल, कि चाहे वो गांधी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री जी मोहम्मद अली जिन्ना जी हो, और जो 1947 का पार्टीशन और आज के जो भारत में कम्युनल हार्मोनी से जुड़ी चिंता है, इन सब पर मैं चाहूंगा शुरुआत आपसे हो। आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ अपना जो नजरिया है उसे पेश करेंगे। राजेश। धन्यवाद संजीव जी। ये बात सही है कि भारत के इतिहास में विभाजन जो बंटवारा है हुआ था हिंदुस्तान का, वो एक बहुत ही खतरनाक और एक भयावह त्रासदी के रूप में हमने देखा था। मतलब हमारे पूर्वजों ने, हम लोग तो नहीं रहे वहां थे उस समय, लेकिन जो हुआ था वो ना होता तो अच्छा था। आज ये तीनों देश, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर एक होते तो लगभग 200 करोड़ की आबादी का एक महाबली देश दुनिया में होता, और हम पता नहीं विकास की कितनी कुलांचें तेज गति से भर रहे होते। लेकिन एक सिरफिरे आदमी की जिद कहें, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये सब हुआ। और हमने देखा कि, और हम देखिए 1947 के बाद, बंटवारे के बाद जो घाव देश के कलेजे पर लगा था, उस घाव पर मरहम लगाने का काम उस दौर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया था, और उसके बाद आने वाली और भी तमाम उनके साथ के जो सहयोगी नेता थे उन लोगों ने किया था। और हमें ऐसा लगने लगा था कि अब हाँ, बंटवारे का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो हम भूलने लगे हैं, और देश दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने लगा है। और इसके लिए जरूरी था कि हमारे पास एक संविधान था, हमारे पास लोकतंत्र की मजबूत नींव थी, संसद था, चुनाव थे, जो पाकिस्तान के पास नहीं थे। और उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ और बांग्लादेश को भी हुआ। आज दोनों मुल्कों के जो हाल हैं वो हम ये जानते हैं कि किस वजह से उनकी ये हालत बनी है, क्योंकि वहां बहुत ही मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं रखी गई। तो जब हमारा देश ये भूलने लगा था, और जब हम ये सोचने लगे थे कि हम अब सांप्रदायिकता के जहर से उबर रहे हैं, नफरत का दंश अब हमें नहीं काटेगा या डसेगा, ठीक उसी समय एक कालखंड ऐसा आया है जब हमें लगता है कि एक बार फिर हमें ये सोचना पड़ता है। देखिए, हम स्मृति दिवस मनाते हैं, कई तरह के दिवस मनाते हैं, लेकिन विभाजन का दिवस, बंटवारे का दिवस मेरे लिए बड़ा अजीब सा दिवस है, ये स्वीकार करना इस बात को। हम अच्छी स्मृतियों के दिवस बनाते हैं, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हम धरोहरों के अपने दिवस मनाते हैं। हाँ, हमने जो अपने, मतलब जैसे कि आपको याद दिलाऊं, भोपाल का जो गैस त्रासदी था वो एक मानव निर्मित त्रासदी थी, इसलिए उसको बार बार याद रखना जरूरी था कि भाई, ताकि दुनिया में कभी दोबारा ऐसा हादसा ना हो। लेकिन हम बंटवारे को बार बार याद करके उस अपने घाव को क्या हरा नहीं कर रहे हैं, ये मेरे मन में एक सवाल आता है। और दूसरी चीज ये कि आप विभाजन के को याद तो करें, लेकिन आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके याद करें तो ये चीजें ठीक नहीं लगती। एक वर्ग बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए भारत के महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानता है। महात्मा गांधी, जबकि हम सब जानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है, दस्तावेज गवाह हैं। एक मेरे पास एक जवाहरलाल नेहरू का एक इंटरव्यू है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि वो महात्मा गांधी जो थे वो अपनी आखिरी सांस तक बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे, और चूंकि जिन्ना की जिद थी,
अंग्रेजों का हाथ था, इसलिए इस बंटवारे को मंजूर किया गया था। और इस वजह से जिन्ना, अब देखिए ना, 29 जुलाई को 29 जुलाई 1946, यानी देश को के आजाद होने के करीब करीब एक साल पहले मुस्लिम लीग अपनी बैठक करती है। उस बैठक में जिन्ना साहब 16 अगस्त को डायरेक्ट कॉल देते हैं। डायरेक्ट कॉल का मतलब कि मुसलमानों, हिंदुओं को मारो, ये वो इस तरह का कॉल था। और बंगाल में हजारों लोग उसके मारे गए। मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुस्लिम लीग 1911 के आसपास अंग्रेजों ने बनाई थी। जब उन्होंने देख लिया कि 1857 के गदर के बाद अब वो इस देश की साझा संस्कृति को तोड़ नहीं सकते हैं, तब उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दोनों तरफ के कंजर्वेटिव कट्टरपंथियों को अपने तरफ लेकर के और ये बंटवारे के बीज बोना अंग्रेजों ने शुरू किया था। 1911 में मुस्लिम लीग को और फिर हिंदू महासभा और जो कट्टर हिंदूवादी तत्व थे उनको भी उन्होंने पर्दे के पीछे से हवा दी, जिसमें कई नाम आते हैं हमारे हिंदू महासभा से जुड़े लोगों के। तो जब ये होने लगा तो ये स्थितियां 16 अगस्त को जब देखिए, तो जब नोआखाली में अगले साल फिर दंगे भड़के और जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ हमारी असेंबली, आजाद मुल्क हो रहा था, नेहरू की स्पीच हो रही थी, सुचेता कृपलानी वंदे मातरम गा रही थी, तो महात्मा गांधी वहां शांति के लिए लगे हुए थे। तो महात्मा गांधी का वो तो एकदम स्पष्ट है कि महात्मा गांधी का कोई रोल था नहीं। एक और तर्क बड़ा बेहुदा सा दिया जाता है, मैं इसलिए इस अतीत की बात करके वर्तमान पे आ रहा हूं संजीव जी, क्योंकि ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अगर एक आप बात और अनुमति, कही यदि जाती, यदि मैं माफी चाहूंगा, आप अनुमति तो नेहरू जी वाली जो आपने मुझे क्लिप दी थी मैं दिखा दूंगा, आपका फ्लो ना टूटे तो, आप यदि आप, बिल्कुल नहीं अगर नहीं आप आप दिखा अनुमति। सकते हैं। जी ये जी, आपने बिल्कुल मुझे जो इसी क्लिप दी है वक्त वो मैं चाहूंगा कि वो जी दर्शक भी देखें। बहुत दुर्लभ है जो मुझे आप राजेश बादल साहब से ही प्राप्त हुई है, उसे देखेगा जी देश। और बहुत रेयर ऑफ द रेयर एक क्लिप है वो जो राजेश जी ने अभी कहा, मैं उसको दिखाता हूँ। Mr. Gandhi and Mr. Jinnah, you were all involved at that point, well, before the point of independence and that partition, in the fight for independence of India from British domination. Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League was started about 1911, I think. Started really by the British, encouraged by them so as to create factions in our ranks. It did succeed to some extent, but ultimately they came to partition. Had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it, right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. ये वो क्लिप थी जो राजेश जी आपसे प्राप्त हुई थी। चूंकि आप बोल रहे थे, मैं क्षमा चाहूंगा आपका फ्लो यदि टूटा हो तो, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आप जिक्र कर रहे हो। कंटिन्यू आप। जी नहीं, कोई बात नहीं। क्यों, आपने इसमें देखा होगा कि उन्होंने साफ कहा है कि एक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कभी भारत की आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। नंबर 2, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के इशारे पर 1911 में बनी। नंबर 3, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी आखिरी सांस तक बंटवारा नहीं चाहते थे और वो दुखी होकर के दिल्ली उन्होंने छोड़ा था। तो ये बात हुई। और इसके बाद जो मैं बात कर रहा था इससे जोड़ते हुए कि एक बात और कही जाती है, कुछ तथाकथित उदारवादी लोग ये कहते हैं कि अगर जिन्ना साहब को नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, अगर जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। अब इस तर्क का मैं सिर्फ एक लाइन में यही उत्तर दे सकता हूं कि जिन्ना साहब ने 29 जुलाई को ये कॉल किया मुस्लिम लीग की बैठक में कि हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए देश चाहिए। 16 अगस्त को डायरेक्ट कॉल 1946 का उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, अगर लेकिन आप चाहते हैं, मतलब हिंदुओं से उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं तो या तो भारत का बंटवारा होगा और या फिर भारत ही नष्ट हो जाएगा। ये धमकी उन्होंने दी। अब इस धमकी को एक साल के बाद के संदर्भ में आप देखें, इस बैकग्राउंड के साथ
15 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को या अगस्त 1947 को भारत के मंच पर जिन्ना भी हैं और नेहरू भी हैं। तो एक शख्स वो है जो केवल और केवल मुसलमानों की चिंता करता है। आप ये बताइए, भारत का अतीत क्या ऐसा है कि सिर्फ एक कौम या एक मजहब को मानने वाले लोगों की चिंता करने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? नेहरू अगर बनाए गए महात्मा गांधी के इशारे पर या उस वक्त जो सर्वाधिक काबिल लोग थे, सरदार पटेल ने खुद ही कहा, प्रस्ताव किया था। उनके सरदार पटेल गंभीर रूप से बीमार थे और देखिए उन्होंने रियासतों का विलीनीकरण करने के बाद वो हमारे बीच से, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, वो चले गए और उनको एहसास था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त इस देश के लिए नहीं बचा है। तो अन्यथा वो एक निश्चित रूप से हो सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी अपनी बीमारी की स्थितियां क्या हैं। तो जो शख्स जिसके दिल में हिंदू भी समा सकता था, मुस्लिम भी समा सकता था, सिख भी समा सकता था, बौद्ध और पारसी और ईसाई भी समा सकते थे, उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता, या उस जिन्ना को जो भगवान जाने क्या करता अगर प्राइम मिनिस्टर भारत का बन जाता, तो क्या स्थितियां होती हम नहीं जानते। लेकिन हम ये कह रहे हैं आज 2024 के हिंदुस्तान में बैठ के कि देखिए अब वो दौर चला गया, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, छेड़िए मिलजुल कर ये जंग गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो अब फिर अगर मजहबी नगमात को छेड़ा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे जो मंशा है वो सियासी मंशा है, जो बहुत शुभ संकेत भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं है, क्योंकि मजहब के आधार पर अगर ये वोट बांटने की राजनीति होगी तो शायद इस देश का भला नहीं होगा। बंटवारे के बीज जो है, मतलब सांप्रदायिक जहर के बीज तो हमारे यहाँ 1947 में जब ये देश पैदा हुआ तब से पड़े हुए थे, लेकिन वो एक डॉर्मेंसी पीरियड में थे, सुषुप्तावस्था में थे, और हम ये मान बैठे थे कि यहाँ अब इन बीजों का दोबारा अंकुरण नहीं होगा, और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे देश में आई भी और रही भी, और अभी भी बहुत ही मजबूत कंडीशन में है। देखिए ना, हमने इस लोकतंत्र का सबूत हमने ताजा देखा है ना, कि लोकसभा चुनाव के पहले ये सरकार किस तरह से व्यवहार कर रही थी और लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही किस ढंग से व्यवहार कर रही है, क्योंकि अब 250 के आसपास प्रतिपक्ष की सांसद हैं। तो जब प्रतिपक्ष आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, तब आपको घबराहट होती है, तब आपको चिंता होती है, तब आपके सुर बदलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में जो असहमति का जो सुर है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अभी आने वाले दिन शायद और भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों के लिए, जो मतलब हुकूमतों से मेरा आशय केंद्र के अलावा जिन प्रादेशिक प्रदेशों में जो जहां भी उनकी सरकारें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, क्योंकि प्रादेशिक स्तर पर तो वो चेहरे हैं ना, प्रादेशिक स्तर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है। लड़ते चुनाव के वक्त वो जरूर हैं, लेकिन उस जहर का असर उन प्रदेशों में वो जो सरकारें हैं, जो संगठन हैं, उस जहर का असर उनको भुगतना पड़ेगा। एक तो खतरनाक बिंदु ये है, और दूसरा उसके पीछे संभवतया उनकी सोची समझी जो नीति है वो ये है कि अगर आप सांप्रदायिक जहर फैला देते हैं, अगर आपने मजहब के आधार पर बंटवारा कर दिया, तो फिर उसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि एक तो आपके पास एक बहुसंख्यक वर्ग का वोट, ऐसा वो सोचते हैं, बहुसंख्यक वर्ग का वोट शायद उनके पास, उनकी ठेकेदारी हो जाएगी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं संजीव जी? एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार से हम भारत का एक मतदाता होने के नाते क्या उससे अपेक्षा करते हैं? हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हर नौजवान के हर हाथ को काम देगी, हमको अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल देगी, स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, हमारी खेती के हर खेत को पानी प्रॉपर मिलेगा, हमारे किसान का सम्मान होगा, उसको अपनी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, जो आमदनी हो रही है उस आमदनी के अनुसार वो अपना घर चलाएगा, आमदनी उसकी और बेहतर होगी, हमारी विदेश नीति कामयाब होगी, दुनिया में हमारे सम्मान की
रक्षा होगी, हमारा इज्जत बढ़ेगी, हमारा जो रक्षा है, हमारी जो डिफेंस नीति है वो बेहतर होगी। तो ये अपेक्षाएं एक मतदाता के रूप में हम करते हैं और उसमें कुछ भी गैर वाजिब नहीं है। हो क्या रहा है, किसान को सड़कों पर आना पड़ रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं है, बिल्कुल। जो महंगाई है वो आसमान पर है। आप देखिए कि पहले हम लोग जाते थे, स्कूटर उठाते थे और काम करके आ जाते थे। आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। जब जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि भाई उस दिशा की 4 काम और हों तो बता दो। बिल्कुल। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 200 रुपए रोज का पेट्रोल खर्च करना आसान नहीं है, उसको भी अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मजहब के आधार पर लोगों को बांट दें तो फिर लोगों का ध्यान इन सारी समस्याओं पर नहीं नहीं जाता, जाता। जी। इन सारी चीजों से बच जाते हैं कि आप इस पे क्या जवाब देंगे इस देश की आवाम को। ये आपको एक ऐसा कवच प्रदान कर देता है कि आप बंटवारा करते रहें, आप धार्मिक आधार पर बंटवारा कर दें। लेकिन देखिए, धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का खामियाजा क्या हुआ? हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान का जिक्र करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी और देश का जिक्र करें, लेकिन एक उदाहरण हमको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र हो गया होता तो शायद हमने जिस तरह से बीच के 43 से लेकर के और नई शताब्दी आने तक जिस तरह से हमने आगे बढ़ने की एक रफ्तार देखी है, वो उस रफ्तार में पाकिस्तान भी शामिल होता और संभवतः बांग्लादेश भी शामिल होता। आप अभी हम लोग जिन्ना की बात कर रहे थे, मयूर भाई ने भी बताया, लेकिन आपको मालूम है कि चूंकि वो तो अंग्रेजों के उकसावे पे, अंग्रेजों के प्लांटेड नेता थे पाकिस्तान के, अंग्रेजों की इच्छा के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। उन्होंने तो ये बात एक बलदेव सिंह थे, सिख लीडर थे, उन्होंने उससे उनसे ये बात कही थी कि मैं तो पाकिस्तान लेके रहूंगा, चाहे मुझे माचिस की डिब्बी के आकार का पाकिस्तान क्यों ना मिले। और देखिए, उसी पाकिस्तान में जिन्ना को मौलाना मदूदी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, उनको कायदे आजम की जगह काफिर आजम कहाने लगा। वो जिस दर्दनाक हालात में मरे वो इस दुनिया में कोई छिपा हुआ नहीं है। फ्रंटियर पोस्ट नाम का एक अखबार है, उस फ्रंटियर पोस्ट में पेशावर से संभवतः निकलता है, तो उसमें जिन्ना ने एक इंटरव्यू दिया था और लियाकत अली खान साहब ने भी उन्होंने बातचीत अपनी की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आज मुझे जवाहरलाल मिल जाए तो मैं उससे गले मिल के माफी मांगूंगा कि मैंने पाकिस्तान बनाया, मैं बहुत घबरा रहा हूं। ये उस इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंटेड है। जी। तो उनके आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद उनकी हत्या के कई प्रयास हुए, 4-5 बार तो लोग पकड़े गए और उन्होंने कहा हम इस आदमी को मारने आए हैं और ये आदमी जो है पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा है। तो एनीवे, जिन्ना के, लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि देखिए वहां बार बार फौज आती है, लोकतंत्र हाशिए पर चला जाता है, फौज वही मानसिकता का प्रदर्शन करती है, वो तानाशाही का प्रदर्शन करती है, वो फौजी शासन का प्रदर्शन करती है जो एक देश की आवाम के हित में नहीं होता, वो सिर्फ फौज के हित में होता है। अगर भारत की सरकार ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जो आवाम के हित में नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाम के हित में यानी महंगाई कंट्रोल करे, हर नौजवान को पढ़ाई लिखाई उनकी ढंग से हो। आज आप देखिए, हम बड़े बड़े पुल बनाते हैं, फ्लाई ओवर बनाते हैं, नई नई ट्रेनें खड़ी करते हैं, हम गांव गांव में स्कूल नहीं अच्छे बनाते, स्कूलों में शौचालय हम अच्छे नहीं बनाते, हम गांव गांव में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं पहुंचाते, हम गांव गांव में अस्पताल एक्सरे मशीन नहीं पहुंचाते। लेकिन इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में ठेकेदारों का भी कमीशन होता है। हम हर चीज बड़े लेवल पे तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थानीय समस्याओं का मैं ये एक उदाहरण देता हूं कि एक मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है, रानी कमलापति स्टेशन। जी। अभी शायद 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास उसकी लागत से
उसको नए सिरे से बनाया गया। 2000 करोड़ में अगर आप नहीं बनाते, उसको आईएसओ का दर्जा दिया गया। और 20 साल पहले यही स्टेशन नया बना था, 20 साल पहले, उस समय भी इसको आईएसओ 9000 का दर्जा मिला था। उस स्टेशन को पूरा नया तोड़ के बनाया गया और अब फिर 2000 करोड़ का हुआ। 1947 के बाद कितने रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो ठीक से सुधारे गए? वहां वेटिंग रूम नहीं है, वहां शौचालय नहीं है, वहां कैंटीन नहीं है, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो शेड अगर भी नहीं है, 2000 छत नहीं है जो आप बारिश में बच सके, आप भीग मैं जाते कह रहा हैं। हूं ना कि 2000 करोड़ में कम से कम 2000 गांवों की काया पलट हो जाती। बिल्कुल 2000 करोड़ में आपके 200 स्टेशनों की काया पलट हो जाती। जी 2000 करोड़ में आपके कम से कम 200 गांव के स्कूल अच्छे हो जाते। 2000 करोड़ में आपके शिक्षकों की अच्छी सुविधाएं हो जाती। हमारे यहाँ रिसर्च की स्थिति क्या है? बहुत शर्मनाक, दयनीय और घटिया स्थिति है। आप चाइना से और अमेरिका से तुलना करते हैं, लेकिन उनके देश में देखिए कि वो रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करते हैं। तो प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं हमारी कहाँ हैं? मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि तब आपसे विकास की बात कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने धार्मिक आधार पर बांट दिया है। तब आपसे कोई प्रगति की बात नहीं पूछेगा। तब आपसे कोई नौजवान आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं करेगा कि भाई मेरे लिए रोजगार कहाँ है। नौकरी मत दो, कम से कम रोजगार की स्थितियां तो पैदा करो। आप देखिए आज सरकारी महकमों के आंतरिक हाल क्या हैं। जो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोग रिटायर होके चले जाते हैं और 2 स्थान नहीं भरे जाते हैं। बड़ी संख्या में स्थान खाली हैं। तो ये एक ऐसी रोडवेज की बस में सरकारी हुकूमतें चल रही हैं प्रदेशों में, जिसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। ये स्थिति बिल्कुल है, लेकिन जमीनी तौर पर ये लोग समझने को तैयार नहीं है। इसका कोई क्या कर सकता है? क्योंकि नफरत का जहर बो के आप अपना एक वोट बैंक खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक कहा आपने कि वो जो हाथ छोड़ के सब बचता है। और ऐसा नहीं है, देखिए सूट बूट की सरकार है, वो अपने सबके अपने ऐश्वर्य पर खर्च करना है। 8000 करोड़ का जहाज भी खरीदा जाता है, जिस देश में कम वाला जहाज में भी चला जा सकता था। एनीवे, जो आप हमारे विषय है यहाँ वही विषय है जिसपे हम हमारे यहाँ संजीव भाई 1000 साल पुरानी खजुराहो की मूर्तियां आज सलामत हैं, और जी हम 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से मदद लेते हैं बनवाने में। हमारे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल का जो स्थापत्य कला है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बिल्कुल लेकिन हम बताइए ये करते हैं।